आप जो है बेटा अब यहां पर एक नए फेज में जा रहे हो नेशनल इनकम के। अभी तक हमने नेशनल इनकम में जो भी करा था वो टू सेक्टर इकोनॉमी में था। याद है आपको टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे दो लोग होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी एडी का फॉर्मूला C+I बन रहा था, राइट। अभी तक जितनी भी बातचीत हमने करी थी सारी टू सेक्टर की थी। सारी बातचीत खत्म हो गई, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता दिया, मैंने आपको टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, एडीएस अप्रोच वो बता दिया, फॉर्मूला सब कुछ मैंने आपको दे दिया। अब यहां पे हमारे अब दो काम बचे समैरा जी। एक तो हमारा काम बचा है थ्री सेक्टर इकोनॉमी और एक हमारा काम बचा है फोर सेक्टर इकोनॉमी। और दोनों बिल्कुल ही सिंपल है, माइनर से कुछ चेंज है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दूंगा कैसे कैसे केस बन के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। इतना ज्यादा इनडेप्थ तो अभी तक पूछा है नहीं, अभी तक 2 बार एग्जाम हुए, ऊपर से नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे। बट मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा सो दैट आपकी क्लियरिटी मिल जाए आपको बढ़िया तरीके से। और करने में ना जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको हो सकता है शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे कि यार ये फॉर्मूला बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अभी आप सबसे पहले हेडिंग डालो। हाँ जी, इनके आंसर्स ये तो बेसिक है यार, चलो बताओ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आया पहले वाले में? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 5 चीजें निकालनी थी ना। हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है? 20,000, ठीक है। फिर कंजम्पशन कितना आया? 18,500। तो सेविंग्स आपका निकल जाएगा 1500, राइट। मल्टीप्लायर जो है आपका कितना आएगा? 10 टाइम्स। और इनकम निकलेगा ब्रेक इवन पे कितना? 5,000। आलोक भाई ये आंसर सही है? 20,000, 18,500, 1500, 10 टाइम्स 5,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई सेकंड वाले में बताओ। यहां पे इनकम 4,000 है, कंजम्पशन कितनी है? 3,000। तो सेविंग्स कितनी होगी? 1,000। मल्टीप्लायर कितना आएगा? 2.5 टाइम्स। और इनकम एट ब्रेक इवन 1,500। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड बेटा कशिश, वेरी गुड राकेश भाई। चलिए भाई, तो ये तो हो गया डन, राइट। अब आते बेटा आज के कॉन्सेप्ट पे। हेडिंग डालो, एकदम फ्रेश पेज निकालिएगा और हेडिंग डालिएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल। हेडिंग डालेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो भाई यहां पे कुछ नहीं करना। पहले मैंने आपको टू सेक्टर मॉडल बताया था, सेम एज इट इज पहले टू सेक्टर बनाऊंगा मैं। पर आप ना बिल्कुल पेज के सेंटर से स्टार्ट करना, क्योंकि यहां पे हमें ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैं सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूं। दो सेक्टर का मॉडल पहले मैं एज इट इज बनाऊंगा जैसे मैं पहले बनाता था। एक कौन होता है सबसे पहले बेटा? हाउस होल्ड। दूसरी पार्टी कौन थी बेटा? फर्म। तो यहां पे दो लोग एज इट इज थे जो मैं बनाऊंगा, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, ठीक है। अभी आप भूल जाइए समेरा जी की थ्री सेक्टर मॉडल है। नॉर्मली जैसे आप टू सेक्टर बनाते हैं वैसे ही इसे बनाइए। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। बेटा टू सेक्टर में सबसे पहले फर्म को प्रोडक्शन करनी होती है। सबसे पहले फर्म प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए वह हाउस होल्ड से पहले क्या लेता है? फैक्टर सर्विसेज, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। क्या क्या? लैंड,
लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीजें लेगा। तो स्टेप नंबर 1, फर्म जो है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगा। बेटा क्या ये सर्विसेज फ्री में होंगी? ऑब्वियसली नॉट। इसके बदले हाउस होल्ड को रिसीव होता है क्या? समेरा जी क्या मिलता है, याद है आपको? फैक्टर इनकम मिलती है। क्या मिलती है? फैक्टर इनकम इन दी फॉर्म ऑफ लैंड के बदले आपको रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है 2 सेक्टर, बस एक बार रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है। अब जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, थर्ड स्टेप में वो फर्म हाउस होल्ड को बेटा बेचेगा। तो अब यहां से इधर जाएगा क्या? विच इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फ्री में नहीं जाएगा, बदले में हाउस होल्ड को पे करना पड़ेगा। याद है आपको क्या बोलते थे? इसे बोलते थे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, ये 2 सेक्टर मॉडल है बेटा, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी। समझ जी कोई दिक्कत? पीछे इधर शुभम, यहां तक क्लियर है बेटा? ये मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया हुआ था 2 सेक्टर। अब इसमें एक और पॉइंट मैंने बताया था, बीच में कौन आता है कहीं पर? याद है आपको? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आता है। बीच में कौन आता था बेटा? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आता था। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे बैंक होता था, वो क्या करता था? वो हाउस होल्ड से पैसे, ये हाउस होल्ड क्या करता है? सेविंग। क्या करता है? सेविंग। और फर्म जो है वो पैसे क्या करता था? बोरो करता था। अब जो पैसा फ्लो से बाहर जा रहा है, मतलब सेविंग, उसे बोलते थे लीकेजेस। क्या बोलते थे? लीकेजेस। और जो पैसा फ्लो में आ रहा है, मतलब फर्म ने बोरो करा तो पैसा फर्म के पास आएगा ना फ्लो में, इसे बोलते थे इंजेक्शन। इंजेक्शन, ठीक है। लीकेजेस और इंजेक्शन, ये था आपका 2 सेक्टर मॉडल। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आलोक भाई यहां पे मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, सारा ऑलरेडी मैंने बता रखा था, उसी को एक बार रिपीट करें 2 सेक्टर मॉडल को। लेकिन अब समेरा जी कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? हम तो 3 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। और आपको पता है 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड फर्म के साथ कौन आता है? गवर्नमेंट आती है। कौन आती है यहां पे? गवर्नमेंट। तो बेटा अब आपको यहां पे ऊपर वाले पार्ट में एक और इंस्टीट्यूशन बनाना है, विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ऊपर लिख दो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का एक बहुत ही बेसिक रोल है यहां पे, बहुत ही बेसिक रोल। गवर्नमेंट का क्या रोल है देखो। बेटा सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है, गवर्नमेंट सबसे पहले दोनों पार्टी से, हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी, सबसे पहले कलेक्ट करेगी टैक्सेस। क्या कलेक्ट करेगी बेटा? टैक्सेस। इसलिए टैक्सेस भी लीकेजेस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होते हैं? क्योंकि समझ जी फ्लो से पैसा बाहर चला जाएगा ना, अब हाउस होल्ड और फर्म उसे प्रोडक्शन में लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया। तो दोनों पार्टीज पहले गवर्नमेंट को टैक्सेस देंगी, तो पहला फ्लो टैक्सेस का जा रहा है। अब हाउस होल्ड, जो गवर्नमेंट है वो फर्म को, याद रखना बेटा, प्रोवाइड करती है सब्सिडीज। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? सब्सिडीज। वैसे और भी चीजें करती है, बट हम लिमिटेड रख रहे हैं। यहां से टैक्स देगा और गवर्नमेंट बदले में फर्म्स को सब्सिडीज देंगी। हाउस होल्ड के केस में हाउस होल्ड यहां से टैक्सेस देंगे और इन रिटर्न गवर्नमेंट पता है क्या देगी बेटा? गवर्नमेंट देगी फैक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम। फैक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा, स्क्रीन तो क्लियर होनी चाहिए।
अब सर ये क्या बेटा, कई ऐसे लोग होंगे ना जो गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, तो उनको मिलेगी फैक्टर इनकम। और कई ऐसे लोग होते हैं गवर्नमेंट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, ट्रांसफर फॉर्म में पैसे देती है लोगों को, तो वो ट्रांसफर इनकम हो गई। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट दोनों से टैक्सेस रिसीव करेगी, फर्म को सब्सिडीज देगी और हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम। ये आपका 3 सेक्टर मॉडल है। ये क्या मॉडल है बेटा, 3 सेक्टर मॉडल है। और इसमें मेजर दो ही चीजें, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, टैक्सेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस इकोनॉमी में ना टैक्सेस का भी रोल आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, सब्सिडीज इंजेक्शन होगी। हाँ, ये भी इंजेक्शन है। हाँ, जो फ्लो में पैसा आ रहा है वो सब इंजेक्शन है। हाउस होल्ड फर्म के फ्लो में जो भी पैसा आता है वो इंजेक्शन है, जो इस फ्लो से पैसा जाता है वो लीकेज है। ठीक है, अच्छा, ये तो मॉडल हो गया। अब इसके फॉर्मूले में चेंजेस देखो, मैं पहले बता रहा हूं 2 सेक्टर आ गया तो सब आ गया। फॉर्मूले में चेंजेस देखो बेटा, इसके नीचे आप नोट करना, मेरे साथ 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 नोट करना। इन 3 सेक्टर मॉडल, कॉमा, समझना जी, सबसे पहले एडी का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सी प्लस आई। यहां तक तो 2 सेक्टर में था। अब बेटा यहां पे कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गई, तो बेटा गवर्नमेंट के लिए हम स्टैंड करेंगे जी। मैं लिख देता हूं जी पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी स्टैंड फॉर व्हाट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और कीनस ने क्या ही अच्छी बात बोली, आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कीनस ने अज्यूम करा था इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, तभी मैं पैरेलल टू एक्स, सेम जी भी ऐसा ही है। इसमें लिखना, इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट government expenditures are autonomous in nature, that is always constant। ब्रैकेट में लिख लेना, not realistic but used to simplify the model। not realistic but used to simplify the model। ठीक है, अच्छा, दूसरा चेंज जो आएगा बेटा वो याद रखना, एएस का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, क्या था, सी प्लस एस, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा टी। कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, टी। यहां पे बेटा टी स्टैंड फॉर व्हाट, टैक्सेस। भाई क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो टैक्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, एस का फॉर्मूला सी प्लस एस प्लस टी हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में आप वही कंडीशन लगाओगे, एडी इज इक्वल टू एस, एडी की जगह ये पुट करना, एस की जगह ये पुट करना, निकालना कैलकुलेशन। लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब देखो मैं मेन मुद्दा बताता हूं। पहला चेंज समझ आया, एडी का फॉर्मूला में चेंज आया, एएस के फॉर्मूले में चेंज आया। तीसरा चेंज सुनो क्या आएगा बेटा, एक बात बताओ, क्या आपको कंजम्पशन की वैल्यू याद है क्या थी, कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता था, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बेटा ये गलत फंक्शन होता है, एक्चुअल फंक्शन जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी। पहले मैंने y लिखवाया था, अब y की जगह यहां पे क्या आएगा, वाई डी। अब आपको सर ये वाई डी क्यों है, और अगर ये वाई डी असली फंक्शन है तो वहां पे आपने y क्यों लिखवाया। बेटा पहली बात, ये जो y है, ये जो वाई डी है, सॉरी, वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम, वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम। अब आप कहोगे सर ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है, बेटा याद है ना आपको डिस्पोजेबल इनकम मैंने बताई थी, डिस्पोजेबल इनकम होती है फैक्टर और ट्रांसफर को मिला के। अब एक बात बता लो बेटा, जो कंजम्पशन तू करेगा, ये कंजम्पशन
इनकम पे डिपेंड होगी या डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड होगी? भाई डिस्पोजेबल इनकम पे। समझ जी, जब आप फॉर एग्जांपल कंजम्पशन करने जाओगे, मान लो दिवाली के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हो, तो दुकानदार आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये इनकम फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। भाई वो तो सारी इनकम का सबमिशन लेगा, चाहे फैक्टर हो चाहे ट्रांसफर, आप उसे कंज्यूम कर सकते हो ना। तो याद रखना, कंजम्पशन हमेशा इनकम से नहीं होती। कौन सी इनकम से होती है? डिस्पोजेबल इनकम। अब समझ जी, आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे थे, वहां पे तो आपने सी बार प्लस बी वाई करवा दिया था, वहां पे वाई डी क्यों नहीं करा? बेटा वहां पे भी वाई डी था, बट द पॉइंट इज, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है, तो क्या वहां पे टैक्सेस होंगे? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है, तो क्या वहां पे ट्रांसफर रिसीट एंड सब्सिडीज होंगे? तो बेटा समझो, अगर मैं इनकम में से माइनस कर दूंगा टैक्सेस और ऐड कर दूंगा सारी ट्रांसफर वाली रिसीट्स, तभी तो ये डिस्पोजेबल इनकम बनेगा। भाई मैंने 100 रुपए कमाए, उसमें से पहले मुझे टैक्सेस देने पड़ेंगे, और अगर कोई मुझे ट्रांसफर रिसीट मिली वो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो एट द एंड मेरा डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। लेकिन समारा जी, अरे टू सेक्टर इकोनॉमी में टैक्सेस क्या होते हैं? जीरो। टू सेक्टर इकोनॉमी में ट्रांसफर रिसीट कौन देगा आपको? कोई दे नहीं सकता। ये भी क्या होगी? जीरो। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में वाई और वाईडी क्या होता है? सेम होता है। तभी मैंने वहां पे वाईडी लिखवाया नहीं, मैंने सीधा वाई लिखवा दिया। लेकिन अब तो बेटा थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ गया है, और अब यहां पे सी का फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई डी। वो वाई जो है वो डिस्पोजेबल इनकम लेना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, बढ़िया है सर। सर वाईडी निकलेगा कैसे? मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है बेटा। डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए नीचे लिख लो, वाईडी का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी इनकम है उसमें से माइनस करना टैक्सेस, और उसमें प्लस कर देना कोई भी अगर ट्रांसफर रिसीट है तो। इनकम में से जो भी इनकम है उसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस, और प्लस कर देंगे किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसफर रिसीट अगर है तो। क्या फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा समारा जी? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर। अभी फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको सर क्या इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा। पहले बताओ फॉर्मूले में चेंजेस समझ आए? बेटा फॉर्मूले में चेंजेस समझ आए पक्का? गारंटेड? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सीन बता देता हूं। ये तो चेंजेस हो गए, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं। ऑल्दो न्यूमेरिकल में ऐसे कुछ फॉर्मूला बनेगा नहीं, वो तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन आप आराम से देख लो। अभी पेन वेन रखना है आराम से, पहले सुनना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ जो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जल्दी बताओ कंडीशन। एडी इज इक्वल्स टू एएस। बहुत बढ़िया सर, एडी इज इक्वल्स टू एएस। लेकिन अब चेंजेस के साथ करना है, ठीक है? एडी इज इक्वल टू एस। बेटा एडी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई डाल दू, क्योंकि मुझे तो इनकम निकालना होगा। ठीक है, लेकिन अब गड़बड़ क्या है? सी के साथ भी गड़बड़ है। सर सी की वैल्यू क्या होगी? सी बार प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जब ये नंबर्स में होंगे ना तो आपके लिए इजी होगा थोड़ा सॉल्व करना। सी बार प्लस बी, बेटा वाई डी का फॉर्मूला क्या होगा? वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई। फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस
बी टी आर प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? वाई वाले को उधर लेके जा रहा हूं। यहां बचा सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी, और यहां वाई था और यहां पे माइनस बी वाई आ गया। ये वाला जो माइनस बी वाई ना, इसे यहां लेकर आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अरे सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी, और बेटा यहां पे ये आ जाएगा क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, वन माइनस, तो बेटा y की वैल्यू होती है सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी डिवाइडेड बाय वन माइनस बी। अब ये आपको ना देखने में लग रहा है कि सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला, ये याद कैसे? अरे भैया ऐसे करना ही नहीं है, ये बस आपकी बुक में ना ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, अब मैं नहीं कराऊंगा ना तो आप बुक में देख के डरोगे। न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको कि सर ये तो बहुत ईजी है, अभी एक न्यूमेरिकल जब नंबर्स वाला दूंगा ना तब आपको सर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको एक और चीज कर देता हूं, अगर समारा जी मैं और करके बोलूं, एक बात बताओ, एडी इज इक्वल टू एस होता था बेटा अप्रोच, तो मैं इसे लिख लू सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस, और सी से सी कट गया तो अगला अप्रोच क्या आएगा, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। ये भी एक अप्रोच है, कोई दिक्कत? चलिए बेटा, अब फॉर्मूला आप नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे यार, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मेरे साइड से तो स्क्रीन क्लियर है, पर क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा क्या? सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। यार बेटा मेरे एंड पे तो नेट एकदम क्लियर चल रहा है यार। तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तो यार नेटवर्क का कोई साइन भी नहीं आ रहा, मेरे लिए तो क्लियर है। बेटा सारे बच्चों के लिए हो रहा है क्या? एक बारी अंशु, आरिफ, अशरफ, कशिश, रिया, ऋतिक, सारे बच्चे बेटा एक बार प्लीज बताइए, स्क्रीन क्लियर है क्या? अब ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। आलोक भाई फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप कहोगे बहुत सिंपल है। अब जो क्वेश्चन आएगा ना समारा जी, इसमें क्वेश्चन थ्री सेक्टर में दो टाइप का आता है। सर दो टाइप क्या? नहीं, फॉर्मूले बिल्कुल यही रहेंगे, बस दो टाइप क्या होंगे समझो। यस सर, अब ठीक है, हाँ। फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको पेपर के लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। हो गया नोटिंग डन? अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लिखो पहले केस नंबर वन। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो टाइप के। पहला है केस नंबर वन। केस नंबर वन होता है when taxes are lump sum। सर सर्कुलर फ्लो वाले चार्ट की पिक ग्रुप पे डाल देना स्क्रीन पे। हाँ जी मैम, ओके डन। केस नंबर वन, आपको टैक्सेस दिए कैसे, लम सम, एंड ट्रांसफर रिसीट इज नॉट गिवन। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए टैक्सेस लमसम दिए,
और ट्रांसफर रिसीट गिवन ही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए जी कैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं एग्जांपल नंबर 1 बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। पहले आपको सी दिया है 300 प्लस 0.8y, ठीक है। अब ये y दिया है, लेकिन अपने को पता है ये y क्या है, वाई डी है, ये डिस्पोजेबल डालना है यहां पे। फिर इन्वेस्टमेंट आपको दी है 1000, फिर जी आपको दिया है 700, टैक्सेस आपको लमसम दिए एक वैल्यू सीधा, विच इज व्हाट, टैक्सेस दिए लमसम 400, और कह रहा है बेटा आपसे फाइंड करिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। समैरा जी देखो, क्लियरली क्वेश्चन में गवर्नमेंट जी दिया है ना, तो क्लियरली आपको पता लगा 2 सेक्टर तो है नहीं, 3 सेक्टर मॉडल है। अब आप इस केस में देखो टैक्सेस लमसम दी है, लमसम मतलब टैक्सेस की एक सीधा वैल्यू दी है डायरेक्ट, कोई बकवास नहीं है, तो ये सिंपल केस है। और क्या ट्रांसफर रिसीट गिवन है? नहीं। अब देखो आंसर करना कैसे, बहुत ध्यान से देखना, एक बार देख लो आराम से स्टेप बाय स्टेप, फिर आप नोट कर लेना। सबसे पहले बेटा मुझे निकालना पड़ेगा वाईडी। क्या निकालना पड़ेगा? वाईडी, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन में वाई की जगह वाईडी डालना है, और वाईडी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वाई माइनस टी प्लस टी आर। देखो y को y रखो, माइनस टी कितना है, टैक्सेस आर लमसम कितना 400, और टीआर कितना है 0। केस 1 में टीआर गिवन ही नहीं है, तो बेटा वाईडी पहला कितना आ गया, y माइनस 400। स्टेप नंबर 1 वाईडी निकाला। स्टेप नंबर 2 आपको फिर कंजम्पशन निकालना है, विच इज सी बार प्लस बी वाई डी। अब जरा देखना यहां पे बेटा फंक्शन क्या दिया है, कोई बताएगा? फंक्शन दिया था 300 प्लस 0.8 वाई डी, मतलब y माइनस 400। तो अब यहां पे आप पुट करोगे 300 प्लस 0.8y माइनस 320, शायद यही आएगा, यानी कि फॉर्मूला ये आ गया कितना, 0.8y माइनस 20। सही चल रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पहले वाईडी निकाला फिर सी निकाला, अब डायरेक्टली आप इक्विलिब्रियम पुट कर दो बेटा, जल्दी से। आलोक बता बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एडी इज इक्वल्स टू ए एस होता है, यानी सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू क्या होता है, वाई। अब सी की वैल्यू तूने ऑलरेडी ऊपर निकाल दी, 0.8y माइनस ये पूरा वो है जो हमने डिस्पोजेबल इनकम सेट ऑफ करके लगाया है, प्लस आई कितना है 1000, प्लस जी कितना है 700 इज इक्वल टू वाई। तो बेटा ये आएगा कितना 1680 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.8y। बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 1680 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी y की वैल्यू बताओगे कोई जल्दी, कितना? y आ रहा है 8400। ये आपका आंसर हो गया, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि भाई जी दे रखा है 3 सेक्टर का क्वेश्चन है, पहले वाईडी लगाओ, फिर सी को वाईडी से ठीक करो, फिर एडीएस इक्वल रख दो। किसी को कोई डाउट? फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपने यही करा है वैसे अभी जो करा है, लेकिन जब न्यूमेरिकली करोगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आई होप आपको क्लियर है, एक बारी मीटिंग रीजॉइन कर लो, एक बारी मीटिंग रीजॉइन कर लो, फिर हम और प्रैक्टिस करते हैं। भाई क्वेश्चन समझ आया? पक्की बात? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं भाई, एग्जाम में बिल्कुल ये एज इट इज आएगा, एक ही क्वेश्चन निकालना है तेरे को वाईडी, वो तो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। मार्केट तो नहीं है।
हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसका केस 2 करा रहा हूं। ये भी 3 सेक्टर में सेम एज इट इज करना है, लेकिन इसमें एक ना माइनर सा चेंज आएगा, बस एक माइनर सा चेंज। अब वो माइनर से चेंज से थोड़ी बातें बदल जाएंगी। नोट करा? ठीक है आलोक भाई, अभी यहां पे हमें टैक्सेस जो थे ना वो लमसम दिए थे। कैसे दिए थे? लेकिन बेटा एक बात बताओ, इंडिया में क्या टैक्सेस लमसम लगते हैं? मतलब इंडिया में ऐसे लगता है क्या टैक्स कि आप इनकम 100 रुपए कमा रहे हो या 100 करोड़ कमा रहे हो, एक फ्लैट टैक्स देना है 100 रुपए? ये तो अनफेयर हो जाएगा ना भाई। अब जो 100 रुपए कमा रहा है उसे भी 100 रुपए देने हैं, जो 1 करोड़ कमा रहा है उसे भी 100 देने हैं। टैक्सेस लमसम नहीं लगते, टैक्सेस लगते हैं इनकम के प्रोपोर्शन। कैसे लगते हैं? इनकम के, भाई जितना इनकम आप कमाओगे उस पर डिपेंड करेगा ना टैक्सेस। स्लैब चलता है ना इंडिया में कि भाई 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर 5%, फिर 10%, इस 10 लाख से इनकम ज्यादा हुई तो 30%, ऐसे स्लैब चलता है। जब आप इंटर में जाओगे टैक्स स्लैब पढ़ाएंगे आपको। पॉइंट क्या है? अब सुनो बेटा, इसका बनाओ आप केस नंबर 2। इसका बनाना केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में लिखना when taxes are in proportion, when taxes are in proportion, मतलब आपको प्रोपोर्शनल टैक्स दिया होगा। अब आपको क्या सर प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब? कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, ऐसे बस टेक्निकल वर्ड देके मजे ले रहा है आपसे। केस 2, when taxes are in proportion and transfer receipt is given। when taxes are in proportion and transfer receipt is given। ठीक है, बस एक छोटी सी बात बता दूं एक्स्ट्रा, अगर टैक्स प्रोपोर्शन में दिया होगा तो बेटा फिर आप यहां नोट लिख लो पहले एक, जो आपको काम आएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स दैट इज, आपको टी का फंक्शन दिया होगा, और पता है कैसे दिया होगा? टी का फंक्शन होता है टी इज इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई। ध्यान से देखना, टैक्स का अगर लमसम दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है समझ जी। दूसरा केस वो क्या दे सकता है? टैक्स का प्रोपोर्शन दे सकता है, जिसे इंडिया में लगता है। अब ये सेम कंजम्पशन की तरह है बेटा। टी बार क्या होता है? टी बार होता है ऑटोनॉमस टैक्स। टी बार क्या है बेटा? ऑटोनॉमस टैक्स, जो एक मिनिमम फिक्स टैक्स है। जैसे इंडिया में 2.5 लाख की इनकम पे आपको फिक्स टैक्स 12,500 रुपए देना है, उसके आगे फिर स्लैब चलेगा। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स का परसेंटेज। जैसे आपकी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस करेगी ना, एक फिक्स अमाउंट 12,500 तो आपको देना ही देना है। उसके बाद इनकम जितनी ज्यादा, अब 50 लाख की इनकम है, फिर वो स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। बात समझ आ रही है? तो ऑटोनॉमस टैक्स तो मिनिमम टैक्स है जो देना देना है। ये जो टी है ना स्मॉल टी, ये स्मॉल टी क्या है बेटा? इस स्मॉल टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एमपीटी। एमपीटी क्या है? एमपीटी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। वहां पे बी था ना, स्मॉल बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पे होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स।
और समेरा जी लास्ट, ये वाई क्या है बेटा, ये वाई क्या है, इनकम या डिस्पोजेबल इनकम? अरे नलायको ये इनकम है। अरे बेटा टैक्स तो इनकम में से पे करोगे ना, तब बाद में वो डिस्पोजेबल इनकम बनेगी। तो समेरा जी डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ कंजम्पशन वाले पे लेना है, क्योंकि कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम से होती है, टैक्स थोड़ी आप डिस्पोजेबल इनकम से दोगे, टैक्स तो टोटल इनकम पे दोगे ना, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। कोई दिक्कत? यहां पे वाई डी मत लगा देना गलती से, ये वाई रहेगा जो वाई है, बस एक ये चेंज आया। अब मैं इसका इंपैक्ट क्वेश्चन पे दिखाता हूं बेटा, क्वेश्चन पे क्या पड़ेगा। अब देखो यहां पे आपको जो गिवन है ना, एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, यहां पे आपको जो गिवन होंगे वो इसके अकॉर्डिंग दे होंगे, आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा क्या ये। एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले आपको कंजम्पशन दिया है 2000 प्लस 0.8 वाई, ठीक है शुभम, ये वाई क्या है, ये वाई डी है, कंजम्पशन के साथ हमेशा वाई डी लगेगा, चल लिखा हो ना लिखा हो। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, इन्वेस्टमेंट लिखो 500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 400, टी जो है टैक्स, अब वो लमसम नहीं दिया, वो दिया है 10 प्लस 0.3 वाई, और ये वाई कौन सा है, ये नॉर्मल इनकम है। 10 आपका ऑटोनॉमस टैक्स है जो मिनिमम देना ही देना है, और 0.3 है कि आपका इनकम का एडिशनल 30% टैक्स में जा रहा है। इसके अलावा इस बार आपको टीआर भी गिवन है बेटा 300, और आपको बोला है फाइंड करिए क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा जैसे पहला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम, यही 3 स्टेप लगाने हैं। बस टी की जगह पे इस बार पूरा फंक्शन पुट होगा, और टीआर जो 0 है उसकी जगह पे वैल्यू पुट होगी। आप ट्राई करोगे, यही 3 स्टेप करने हैं सेम एज इट इज। चलो ट्राई करो एक बारी, ये आपके सामने क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से आंसर निकाल के दिखाओ। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर निकाल के बताना मेरे को। चलो भाई मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, आप हमेशा वाई डी निकालोगे, विच इज वाई माइनस टी प्लस टी आर। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से करना बेटा, वाई माइनस टी की जगह आपको पूरा फंक्शन पुट करना है 10 प्लस 0.3 वाई, प्लस टी आर की जगह 300 पुट कर दिया। देख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो। अभी माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो -10 माइनस 0.3 वाई प्लस 300, तो वाई डी तो आ गया बेटा मेरा 0.7 वाई प्लस 290, ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम आ गया। एक बार चेक कर लेना सारे बच्चे, ठीक है, वाई डी। अब सेकेंड स्टेप में, बी स्टेप में मैं निकालूंगा सी, सी होता है सी बार प्लस बी वाई डी, जो मुझे दिया है कितना 2000 प्लस 0.8, और वाई डी की जगह डालूंगा 0.7 वाई प्लस 290, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2000 प्लस, थोड़ी सी हेल्प कर दो बेटा, 0.56 वाई प्लस
290 इंटू 0.8 बताएगा कोई कितना होता है? कितना? 232। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2232 प्लस 0.56y, 6027.27। पता नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है। इतना है सबका, यहां तक क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भाई, लगा दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम क्या है? AD इज इक्वल्स टू AS, बट तो क्या C प्लस आई प्लस G इज इक्वल्स टू Y। बेटा C मैंने निकाल दिया 2232 प्लस 0.56y, I दे रखा है 500, G दे रखा है 400 और Y निकालना है। तो ऐड कर दो इनको, 2232 प्लस 500 प्लस 400, 3132 आएगा क्या? और इधर आएगा कितना? 0.44y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3132 डिवाइडेड बाय 0.44, कितना आ रहा है? 7118.18। ये आपका आंसर आएगा 7118। ऋतिक भाई एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा क्या आपको दोनों केस समझ आए? 3 सेक्टर मॉडल क्लियर है? एक बार मैं समराइज कर दूं दोबारा से क्या करना है आपको, सुनो एक बार, सारे बच्चे सुनना। 3 सेक्टर मॉडल में 3 चेंजेस है। पहला, एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा समारा जी? सी प्लस आई प्लस जी, जी कॉन्स्टेंट रहेगा आई की तरह। सेकंड, एएस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सी प्लस एस प्लस टी। और तीसरा चेंज जो कंजम्पशन फंक्शन है वो बनेगा सी बार प्लस बी वाई डी। 2 सेक्टर में वाई और वाई डी इक्वल होता है तो मैंने लिया नहीं था, यहां पे अपने को लेना पड़ेगा। और वाई डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वाई माइनस टी प्लस टी आर। अब आपको केस दो बनेंगे। पहला केस बनेगा कि आपको टैक्सेस दे रखे हैं लमसम और ट्रांसफर रिसीट गिवन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, तो इजी वाला है और पेपर में यही आता है। अभी तक पेपर में ये नहीं आया जहां पे प्रोपोर्शनल वाला दिया हुआ है, बट केस आपके पेपर में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना है। सेकंड केस था कि व्हेन टैक्सेस आर गिवन इन प्रोपोर्शनल एंड ट्रांसफर रिसीट इज आल्सो गिवन। तो टैक्सेस अगर प्रोपोर्शनल में गिवन है तो मैंने उसका फंक्शन बता दिया। टी का फंक्शन होता है टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। टी बार इज ऑटोनोमस टैक्स, स्मॉल टी क्या होता है? एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, और वाई आपका इनकम है, वहां डिस्पोजेबल मत डाल देना गलती से। क्लियर है? और दोनों केसेस में आपका ये सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। पहले बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? एब्सोल्युटली क्लियर, 100%। चलो, तो अब एक काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो बेटा 4 सेक्टर मॉडल, बस ये भी जल्दी जल्दी खत्म होगा। माइनर से चेंज है बेटा, माइनर से चेंज है। हेडिंग डालो। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। और समैरा जी सबसे पहले क्या आप मेरे लिए एज इट इज 3 सेक्टर बना दोगे दोबारा से? सारे बच्चे दोबारा से बनाना। एज इट इज 3 सेक्टर बनाना बेटा, एज इट इज। पहले 3 सेक्टर को कॉपी कर दो एकदम, जैसे आपको ऊपर बना के दिखाया था। पहले 2 सेक्टर बनाओ हाउस होल्ड फर्म का, फिर गवर्नमेंट बनाओ, दोनों टैक्सेस पे करेंगे, और एक साइड सब्सिडीज, एक साइड फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बेटा फटाफट से, 4 सेक्टर मॉडल बना रहा हूं, बट पहले हमें 3 सेक्टर को कॉपी पेस्ट करना है। हेलो, क्या भाई? जूम करना है? इतना ठीक है। जल्दी से पहले 2 सेक्टर बनाओ,
फिर ऊपर गवर्नमेंट बनाऊं और गवर्नमेंट से 3 सेक्टर बनाऊं। फिर मैं इसमें थोड़े से चेंज करके आपको 4 सेक्टर बताता हूं, 4 सेक्टर कैसे बनेगा। पहला हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है, तीसरा गवर्नमेंट है। अब चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। आलोक भाई ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, अभी उसको डालता हूं मैं। सर क्लास कब स्टार्ट हुई थी बेटा? 11:15, 11:10 तक हो गई थी। मैं तो टाइम पे, मैं तो 10:30 बजे ही आ गया था, बच्चे नहीं आए थे। हाँ, लेट आए थे ना तुम लोग। कुछ बच्चे लेट आके भी फोन में बात कर रहे थे। बना 3 सेक्टर बना। अब देखो बेटा 4 सेक्टर में क्या होगा। सर प्लीज आज की रिकॉर्डिंग, हाँ जी बेटा, डन डन। बेटा 3 सेक्टर के बाद 4 सेक्टर में आप एक बार देख लो, रुक जाना, पॉज कर लो सारे, रोक दो काम। 4 सेक्टर में मैं नीचे की साइड बना दूंगा अपना चौथा बंदा, विच इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर मैं बनाने बैठू तो भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, पहले बता रहा हूं। ऐसे मत बोलना सर इसका ये वाला भी तो होता है, वो वाला भी तो होता है। बेटा मुझे पता है बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन मैं बस उतने ट्रांजेक्शन मार्क कर रहा हूं जो आपके बुक में दे रखे। अब सबसे पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म का बता रहा हूं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म का। हमारे बिजनेस और बाहर के लोग। बेटा हमारे बिजनेसेस और बाहर के लोगों के बिजनेसेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे, तो जो हम इंपोर्ट करेंगे हमारी फर्म इनको क्या देगी? इनको देगी इंपोर्ट पेमेंट। क्या देगी? जो हमने इंपोर्ट्स करेंगे उनकी पेमेंट। और हम कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे तो बाहर से हमें रिसीव होगा क्या? एक्सपोर्ट रिसीट। क्या रिसीट होगा बेटा? तो पहला तो ये सर्कल समझ आया। हमारे बिजनेसेस जो इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट की पेमेंट करेंगे, बाहर पैसा जाएगा। और हम जो है ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया, इंपोर्ट आर लीकेजेस, क्योंकि वो पैसा बाहर भेज रहे हैं। और जो हम एक्सपोर्ट्स करेंगे उनसे पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट रिसीट से पैसा आ रहा है, मतलब ये क्या है? इंजेक्शन है। सेम हमारे हाउस होल्ड भी तो इंपोर्ट करेंगे बेटा, और हमारे हाउस होल्ड जो इंपोर्ट करेंगे उनकी अगेन हमें क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट पेमेंट, दोनों साइड। अब हमारे हाउस होल्ड जो है ना, वो कई ऐसे लोग हैं जो एमएनसीज में काम करते होंगे बाहर, जो बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनसे उन्हें बाहर से सैलरी रिसीव हो रही है, काफी ऐसे लोग होंगे। तो बेटा हमारे हाउस होल्ड्स को यहां पे रिसीव होता है, पता है क्या? आप टेक्निकल टर्म लिखोगे फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस, ये आपका 4 सेक्टर होता है कंप्लीट। हाँ, जो बाहर के लोग हमें पैसा दे रहे हैं, चाहे वो फैक्टर फॉर्म में हो चाहे वो ट्रांसफर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, फॉरेन से जो भी पैसा है फॉरेन रेमिटेंस। तो बस आपको यहां दो, वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पेमेंट्स, यहाँ पे इंपोर्ट का पेमेंट जाएगा, और कोई भी हमने सर्विसेज दी होंगी तो फॉरेन रेमिटेंस हमें रिसीव होगी। ठीक है, ये आपको ऐड करना है 4 सेक्टर में। अब फॉर्मूले के चेंजेस बता देता हूं थोड़े से।
ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी नई नई बातें यहां पे ऐड ऑन कर दूं। अभी लास्ट हमने कहां रोका था, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, और कंजम्पशन का फंक्शन सी बार प्लस बी वाई डी, टैक्स का फंक्शन टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। अब यहां पे थोड़ी सी बातें नहीं होंगी, देखो बेटा सबसे पहले साथ साथ नोट करते चलना। लिखा नहीं अभी तक? अच्छा लिख लिख। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है क्या? गर्मी लग रही है? हो गया नोट? चलो आ जाओ, अब मेरे साथ साथ नोट करना बेटा। इन 4 सेक्टर मॉडल, कॉमा, बेटा एक्सपोर्ट्स हमेशा इंजेक्शन होते हैं एंड इंपोर्ट्स हमेशा लीकेजेस होती है। तो आपको पता है ना, पहले मैंने बताया नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो कंक्लूजन ये है समारा जी, इफ अगर आपका नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा नेट एक्सपोर्ट? वेरी गुड, जब आपके एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स। बेटा इस केस में नेट में इंजेक्शन होगा, मतलब नेट में इकोनॉमी में पैसा आएगा, अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। और अगर आपका नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। तो बेटा नेट में आपकी इकोनॉमी से पैसा जा रहा है, अब ये क्या बनेगा? लीकेज बनेगा। सर आज कहां से स्टार्ट हुआ है मुझे बेटा, अभी बाद में देखते हैं बेटा, अभी आप लेट आए क्लास में, अभी डिस्टर्ब मत करो। यहां से चल रहा है, जहां से चल रहा है आप समझो, समझ आ रहा है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत ले दो। वो ना आराम से देखिए, वो बीच में तुझे समझ नहीं आएगा कुछ भी। यहां तक कोई दिक्कत? एक और चीज, एक और चीज, एक नई चीज जो आपको याद रखनी है यहां पे, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सब क्यूमुलेट होंगे। नेक्स्ट नीचे पॉइंट लिखना, इंपोर्ट्स डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। बेटा एक कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक ऑटोनॉमस इंपोर्ट होता होगा? अब जैसे इंडिया है, इंडिया में एक ऑयल है जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, वो गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करना है, करना ही करना पड़ेगा, चाहे इंडिया इनकम अर्न कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो इंपोर्ट का भी एक अपना फंक्शन है, और वो फंक्शन लिखो, दस एम होता है क्या? एम बार प्लस स्मॉल एम बाय। आई होप आपको समझ आ गया क्या है। बेटा यहां पे एम बार क्या है? ऑटोनॉमस इंपोर्ट, मतलब ये वो लेवल ऑफ इंपोर्ट है जो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, चाहे आप इनकम अर्न करो या ना करो, ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। स्मॉल एम क्या है बेटा? स्मॉल एम है एम पी एम, विच इज व्हाट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। वेरी गुड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। और वाई अगेन बेटा ये इनकम है, यहां वाई डी पुट मत कर देना गलती से, ये डिस्पोजेबल वाली इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, सिर्फ कंजम्पशन के केस में। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं ना, आप नोट बना के लिख सकते हो साइड में। मैंने आपको 3 फंक्शन बताया अभी तक। सबसे पहला आलोक क्या बताया था बेटा? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी।
और यहां पे बी क्या होता है सर, बी होता है एमपीसी। दूसरी बात, टी का फंक्शन होता है टी बार प्लस टी वाई, यहां पे वाई है, वाई डी नहीं। और स्मॉल टी क्या होता है, वो होता है एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। और लास्ट होता है एम विच इज इंपोर्ट, वो होता है कैपिटल एम बार प्लस स्मॉल एम वाई। और यहां पे स्मॉल एम क्या है, एम पी एम। एक और मजे की बात, एमपीसी का फॉर्मूला याद है किसी को, एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बेटा एमपीटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन टैक्स अपॉन चेंज इन इनकम। और एमपीएम का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा इनकम में कितना चेंज आया, उससे आपकी कंट्री के इंपोर्ट्स में कितना चेंज आया। ये नोट आप बना के बॉक्स में डाल दीजिए और लिख लीजिए। सर प्लीज मेरा मीटिंग कट हो गया था, एक बार और बता दो सर ऊपर वाला पॉइंट। अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, बता रहा हूं। ये नोट लिख लेना बेटा। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं भाई, 4 सेक्टर इकोनॉमी मैंने क्या बताया। अरे भाई 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो हमने पढ़ा था वो सेम एज इट इज है, जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया। गवर्नमेंट का रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करेगी दोनों पार्टी से, और यहां सब्सिडीज देगी, यहां पे भी फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट देगी। 3 सेक्टर सेम है। 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड होगा। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के क्या काम होंगे, सबसे पहला फर्म ने जो इंपोर्ट करा है उनकी इंपोर्ट पेमेंट यहां से रिसीव होगी, हमने जो एक्सपोर्ट करा है एक्सपोर्ट की रिसीट हमें रिसीव होगी, हमारे हाउस होल्ड ने अगर कोई इंपोर्ट करा है वो इंपोर्ट की पेमेंट बाहर करेगा, और हमारे हाउस होल्ड ने अगर कोई सर्विस दी है तो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आएगी। ये 4 पॉइंट पहले ऐड होंगे। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में कंक्लूजन क्या है, बेटा जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो इंजेक्शन होगा क्योंकि पैसा आएगा, जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो लीकेजेस होगा क्योंकि उससे पैसा जाएगा। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपका नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव में है, मतलब क्या, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो नेट में इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो इकोनॉमी के लिए क्या है, इंजेक्शन। अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में है, विच इज कब होगा वो, जब एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा, तो मतलब इकोनॉमी में नेट में पैसा जा रहा है, यानी वो हमारा लीकेज होगा इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई यहां पे, बेटा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट्स वो इनकम लेवल पे डिपेंड करते हैं, और उसका इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू एम बार प्लस एम वाई। मतलब इंपोर्ट निकालने की वैल्यू है, ऑटोनॉमस इंपोर्ट जो लेना है वो ले लो, मतलब ये मिनिमम इंपोर्ट है जो इकोनॉमी करेगी ही करेगी सर्वाइव करने के लिए। और दूसरा एम वाई जो है वो है कि जितना आपकी इनकम बढ़ेगी उस पर इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा। इनकम ज्यादा होगी तो आप एक्स्ट्रा चीजें, अब जैसे इंडिया है, इंडिया ऑयल तो इंपोर्ट करेगा ही करेगा, वो तो मिनिमम है। अब अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो हो सकता है टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर ले, मेट्रो का काम इंपोर्ट कर ले। अगर इनकम कम चल रही है तो फिर वो फालतू वाले इंपोर्ट्स क्या करेगा, कम। तो ये वाला ऑटोनॉमस है, ये लेना ही लेना पड़ेगा बाहर से, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, और ये वाला इनकम पे डिपेंडेंट है। चलो अब आते हैं सर मेन मुद्दा, फॉर्मूला। तो बेटा फॉर्मूले में क्या चेंज है वो देखो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। इन 4 सेक्टर मॉडल, बेटा माइनर सा चेंज। एडी का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी, बेटा प्लस कर दो एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्लियर है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर दूसरी बात, एएस का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सी प्लस एस प्लस टी एज इट इज, वही फॉर्मूला आपको लिखना है जो आपको दिया गया है। कोई दिक्कत, पक्की बात। अब देखो थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे बैठेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग दोबारा रीजॉइन कर लो बेटा। फिर से मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन आपकी बुक के लिए दिखा रहा हूं। ये डेरिवेशन आपको दिखने में बड़ी लगेगी, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैल्यूज के साथ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग रीजॉइन करो एक बार।
यार नहीं, कोई काम का नहीं है डेरिवेशन, बस तू बुक खोलेगा, तुझे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दिखेंगे, तू डर ना जाए कि सर ने कराए नहीं, तो मैं उसके लिए करवा रहा हूं। अदरवाइज आपको तो पेपर में न्यूमेरिकल आना है, और वो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर दोगे आप वैल्यूज के साथ। बस मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। साथ साथ नोट करना, ठीक है, आराम से, बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी आता है। चलो, फॉर्मूला एक एडी का ये है, एएस का ये है। अब हम डेरिवेशन दे रहे हैं। चलो भाई लिखो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। समझा जी, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू एएस। बहुत बढ़िया। एडी का फॉर्मूला पुट करो बेटा, सी प्लस आई प्लस जी, और 4 सेक्टर में एक्स माइनस एम आएगा, और एएस की जगह पे आप वाई पुट कर देना। ठीक है जी, मतलब मैं मैक्सिमम खोल रहा हूं, मैक्सिमम कैसे खुलेगा। अब देखो, सी की जगह पे आप क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ। सी बार प्लस बी वाई डी, बेटा प्लस आई प्लस जी, अब ध्यान से, प्लस एक्स माइनस एम की जगह पे क्या पुट होगा, अरे एम की जगह पे पुट होगा एम बार प्लस एम वाई, थोड़ी देर बाद एम बार प्लस एम वाई, और ये इक्वल रख देंगे वाई के। पहले बताइए कोई दिक्कत, सी की जगह पे सी का फंक्शन, एम की जगह पे एम का फंक्शन। अब एक और भसड़ है, अरे भैया सी बार प्लस बी, अब वाई डी का फॉर्मूला। अब देखो दो चीजें फिर से, या तो टैक्सेस आपको कैसे दिए होंगे, लमसम, अच्छी बात है, इजी हो जाएगा, बट टैक्सेस कैसे भी दे सकता है, प्रोपोर्शनल। फिर वहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस टी प्लस टी आर, ये फॉर्मूला खुलेगा, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट ओपन करो तो आएगा माइनस एम बार माइनस एम वाई इज इक्वल्स टू वाई। समेरा जी समझ आया, कोई दिक्कत। अब बेटा हो सकता है पेपर में ये टी भी खुल जाए, कैसे खुलेगा टी, टी बार प्लस टी वाई करके, है ना, लेकिन वो ज्यादा इतना लंबा ले जाए, लेके नहीं जा रहा मैं यहीं पे कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू में इजी रहेगा जब हम करेंगे। तो इसको पुट करते हैं, ये आएगा सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस एम वाई इज इक्वल्स टू वाई। बेटा y वालों को एक साइड लेके जाना है, y वालों को एक साइड लेके जाना है, तो यहां पे क्या आएगा, सी बार, एक ये y वाला इधर है और एक ये y वाला इधर है, बाकी सब नॉर्मल है। सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी वाई प्लस एम वाई। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट किसी को। बेटा बस अब यहां पे कॉमन ले लो, सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, इधर क्या कॉमन आएगा, इधर y कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस बी प्लस एम। तो बेटा y का फॉर्मूला आपके सामने, सी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, और उस पूरे को डिवाइड करूंगा किससे, 1 माइनस बी प्लस एम से। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में तो बहुत हलवा है। डेरिवेशन समझ आई, हाँ, न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, बस वो डेरिवेशन में बड़ा है। अच्छा, और करके दूसरा अप्रोच भी देख लो, समेरा जी में से यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, एडी इज इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। अब शुभम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी, ठीक है। बेटा यहां पे सी से सी कट गया, और समेरा ये माइनस में एम है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो बेटा ये फॉर्मूला बनेगा आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम। और आप नोटिस करो ये वाली साइड जो है ये पूरी इंजेक्शन है,
इन्वेस्टमेंट करने से इंजेक्शन होता है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी इंजेक्शन होता है, एक्सपोर्ट से रिसीट आएगी इंजेक्शन होगा। और ये वाली जो साइड है ये पूरी क्या है, आप सेविंग करोगे फ्लो से पैसा जाएगा लीकेज है, टैक्स पे करोगे लीकेज है, इंपोर्ट करोगे इंपोर्ट की पेमेंट बाहर जाएगी लीकेज है। तो ये दोनों अप्रोचेस है आपके सामने। बस अब आपको दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, केस 1 केस 2, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। हाँ जी, इसका टेस्ट होगा। लिखोगे क्वेश्चन? ठीक है, पहले लिखो केस 1। केस 1 आपको पता है, केस 1 क्या होता है, टैक्सेस कैसे देंगे, लमसम, और ट्रांसफर रिसीट गिवन नहीं होगी। केस 1, व्हेन taxes are lump sum and transfer receipt is, सर जी टेस्ट कब होगा बेटा, मैं बता दूंगा, अभी क्लास एंड करते हुए डिसाइड कर लेंगे, या कल मंडे है ना, कल डिसाइड कर लेंगे क्लास में। नेशनल इनकम का टेस्ट कब दोगे, फ्राइडे? नेशनल इनकम का टेस्ट फ्राइडे? दिवाली कब है? फ्राइडे को ही है, वेंसडे दे दो फिर, वेंसडे ठीक है। वेंसडे क्या है, वेंसडे 30th कैसे हो जाएगी, फ्राइडे 31st है, 29 होगी ना। क्या धनतेरस, धनतेरस की भी छुट्टी दो अब, धनतेरस की भी छुट्टी चाहिए तुम्हें अब? क्या झाड़ू लोगे क्या, झाड़ू लेने जाओगे मार्केट? वेंसडे रखते हैं, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ होगा तो अलग बात है। वेंसडे 30th है तो फ्राइडे को फर्स्ट होगा, दिवाली के बाद। अच्छा, दिवाली अभी पता ही नहीं है कब है। चलो एक बारी मैं कल मैम से पूछ लूंगा कब कब इंस्टीट्यूट ऑफ है। आप नेक्स्ट वीक तक रेडी रहना टेस्ट के लिए, बस नेक्स्ट वीक तक रेडी रहना। इस वीक मुझे लग नहीं रहा ऑन ऑफ होगा, खामा का बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट वीक आप प्रिपेयर है ना, आज संडे ना, नेक्स्ट मंडे आप कभी भी टेस्ट के लिए रेडी रहना, कभी भी टेस्ट हो जाएगा। नेशनल इनकम पूरा यूनिट, ठीक है। आ जाओ जी, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 1, ध्यान से, आपको सी दिया है 200 प्लस 0.8y। बेटा आपको आई दिया है 400, आपको जी दिया है 500, टैक्सेस आपको लमसम दिए 200। अब देखो, एक्सपोर्ट भी दे रखा है 300। अब एक्सपोर्ट देते समझ गए आप कि ये 4 सेक्टर का क्वेश्चन आ गया। और इंपोर्ट की जगह आपको फंक्शन दिया है 60 प्लस 0.2y। फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। वही 3 स्टेप करने बेटा, जल्दी से कर दो, वही 3 स्टेप। स्टेप नंबर ए, पहले वाई डी निकालो, y माइनस टी प्लस टी आर करके। स्टेप नंबर बी, कंजम्पशन फंक्शन निकालो सी बार प्लस बी वाई डी करके। और स्टेप नंबर सी, लगाओ बेटा एट इक्विलिब्रियम ए डी इज इक्वल टू ए एस, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। कर दीजिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर बताना फाइनल, वाई कितना आया। जिसका हो जाए एक बारी फाइनल आंसर बताना, वाई कितना आया। बेटा सी के बाद एट इक्विलिब्रियम सीधा एडी इज इक्वल टू एस लगा दो।
वाई डी निकालो, सी निकालो, फिर सीधा एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एस। सी आपने निकाल लिया है, आई जी एक्स एम सब कुछ गिवन है। कितना? 2950। नोप, गलत है। नालायक, नालायक। समझा जी, आपने लिया y माइनस टी कितना है 200 प्लस टी आर कितना है 0, तो ये आ गया y माइनस 200। पहले बताओ वाई डी निकला बेटा, वाई डी आया y माइनस 200। अब आप c निकालोगे, वो आएगा कितना 200 प्लस 0.8 y माइनस 200, तो ये आ जाएगा कितना 200 प्लस 0.8 y माइनस 160, यानी आ जाएगा 0.8 y प्लस 40। पहले बताओ सेकंड स्टेप क्लियर है ना? लास्ट थर्ड स्टेप में एडी इज इक्वल टू एस लगाओ। सी कितना आया 0.8 वाई प्लस 40 प्लस ये रहा आई 400, जी कितना है 500, एक्स कितना है 300 माइनस बेटा इंपोर्ट लेना है 60 प्लस 0.2 वाई है ना, इज इक्वल टू वाई। अब इसे सॉल्व करना है यार, 0.8 वाई प्लस ये होगा 900 1240 माइनस 60 माइनस 0.2 वाई इज इक्वल टू वाई 2950। अबे 2950 आ रहा है क्या? पता नहीं, मैंने तो कितना आएगा ये बताना। 1180 वाई माइनस 0.6 वाई 1180 इक्वल टू 0.4 वाई। वाई की जगह कितना आ रहा है 1180 डिवाइडेड बाय 0.4, कितना वाई आ रहा है? समेरा जी बिल्कुल सही जवाब था आपका, कॉन्फिडेंस रखा करो बेटा थोड़ा। भाई किसी को कोई डाउट? क्लियर है? टैक्स लमसम ट्रांसफर रिसीट इज नॉट गिवन। अब लास्ट केस नंबर 2 और डाल लो बेटा। केस नंबर 2 जल्दी डालो। 4 सेक्टर में केस नंबर 2, when taxes are in proportion and transfer receipt is given। मैम 5 मिनट। when taxes are in proportion and transfer receipt is given। बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बढ़ेगी, बाकी सब कुछ सेम करना है जैसे सिखाया है। एग्जाम्पल लिखो बेटा। सी दिया है 200 प्लस 0.8 वाई, आई दे रखा है 400, जी दे रखा है 300, टी दे रखा है 20 प्लस 0.3 वाई, इस बार ये से दिया वाई, एक्स दे रखा है 500, एम दे रखा है 40 प्लस 0.1 वाई और टी आर दे रखा है 200। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता नहीं है वैसे, बट बुक में दे रखा है। फाइंड करना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। वही 3 स्टेप दोबारा कर दो फटाफट। स्टेप नंबर ए वाईडी निकालो, स्टेप नंबर बी कंजम्पशन निकालो,
और स्टेप नंबर सी एडीएस इक्वल करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर दीजिएगा। बेटा इवनिंग बैच वाले बच्चे अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आपके ग्रुप पे बेटा जैसे ही मैसेज आएगा प्लीज तब ज्वाइन करिएगा। अभी ये आपकी क्लास नहीं है, आप मीटिंग को लीव कर दीजिए। इवनिंग वाले बच्चे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, प्लीज तब आप ज्वाइन करिएगा। अभी आप मीटिंग लीव कर दो बेटा इवनिंग वाले बच्चे, ग्रुप पे मैसेज आएगा तब ज्वाइन करना। भाई हो गया तो आंसर बताना प्लीज। जिसका हो जाए आंसर बताना बेटा। टू 2785 2785 2785 एकदम करेक्ट आंसर है। अलग भाई आया क्या? करो करो भाई, देखो मैं भी हेल्प कर रहा हूं। शुभम भाई 2785 ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा किसी का निकला तो आंसर बताना, बाकी मैं बताता हूं। देखो y माइनस टी 20 प्लस 0.3y प्लस टी आर कितना है 200, तो समझा जी आएगा y माइनस 20 माइनस 0.3y प्लस 200, और इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.7y प्लस 180। वाईडी आ गया 2785 बिल्कुल करेक्ट था बेटा। वाईडी क्लियर है, यही आ रहा है ना 0.7y प्लस 180। अब यहां पे पुट करूंगा सी बार प्लस बी वाई, यानी 200 प्लस 0.8 0.7y प्लस 180। अच्छा कितना आएगा जल्दी बताओ? ये आएगा 0.56y 180 0.8 144, तो ये आएगा 344 प्लस 0.56y। ये सेकंड पार्ट हो गया 2785 एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 3 एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, यानी कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। यह आया था 344 प्लस 0.56y प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है 400, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स, और माइनस करके कर दू 40 माइनस 0.1y, माइनस कर दिया, बाहर माइनस का साइन था, बस सबको ऐड कर दो 400 700 1200 1584 आएगा शायद। 400 700 1200, अच्छा वो माइनस 40, सॉरी मैंने प्लस 40 कर दिया, और ये आएगा बेटा कितना माइनस प्लस में 0.46y
इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू 1504 डिवाइडेड बाय 54, y की वैल्यू आ गई 27.18। समझ आया? बस यही था बेटा, 3 सेक्टर 4 सेक्टर। हाँ जी बेटा, लगेगा टाइम। ये प्रोपोर्शनल टैक्स वाला नहीं आता, लमसम वाला आता है, जो ये पहला वाला था। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक नोट डाल के लिख लो, एक और पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, बस उसके बाद मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूं। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, याद है आपको? लास्ट क्लास पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन भी कराए थे, फॉर्मूला भी लिखवाए थे 3-4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब सुनो, पहला फॉर्मूला आपके बाद है, के का मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, 1/1 माइनस एमपीसी, और भी थे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, 1/में एमपीएस, पर ये वाला फॉर्मूला है ना, 1/1 माइनस एमपीसी, याद है ना ये? बेटा ये होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला टू सेक्टर इकोनॉमी में। कौन सी इकोनॉमी में? टू सेक्टर इकोनॉमी में। अगर आपसे मल्टीप्लायर पूछेगा 3 सेक्टर में, तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1/1 माइनस बी, लेकिन बी के ब्रैकेट में 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला है 3 सेक्टर का। समझ लीजिए, टैक्स वाला एलिमेंट आ जाता है ना, तो आप यहां पे पहले बी को 1 माइनस टी से एडजस्ट करोगे, फिर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 3, 4 सेक्टर में क्या होगा फॉर्मूला बेटा? वो होगा k इज इक्वल्स टू 1 में 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ये तो है ही, लास्ट में आपको बस प्लस करना है m। ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी, और इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह एक और नाम भी बोलते हैं 4 सेक्टर में, इसका नाम होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो पेपर में इसी नाम से आएगा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। बताओ, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना समेरा, शुभम भाई, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ये क्या है? ये बी है, ये क्या है? ये टी है, और ये क्या है? एम है। तो अब एक काम करो, इस क्वेश्चन में ना 2, 3, 4 तीनों सेक्टर के मल्टीप्लायर निकाल के दिखाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, 2, 3, 4 तीनों सेक्टर के मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ। 2 सेक्टर का भी, 3 सेक्टर का भी, 4 सेक्टर का भी। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर बताना फटाफट। फाइव टाइम्स, पहला वाला 5 टाइम्स बता रहे हैं। हाँ, बाकी दोनों भी बताओ। ये तो कितना आएगा? 1/1 माइनस 0.8, है ना? तो ये बन जाएगा बेटा 1/0.2, जैसा राकेश भाई ने बताया 5 टाइम्स आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे क्या होगा? ये होगा 1/1 माइनस 0.8, लेकिन 1 माइनस टैक्स कितना था? 0.3। अब इसे सॉल्व कैसे करना है देख लो भाई, 1/1 माइनस 0.8, और ये अंदर आ जाएगा 0.7, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 0.56।
तो बनेगा 1 अपॉन में 0.44, जो भी वैल्यू आई वो लिख देना, जो भी आई। यहां पे 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.3 प्लस 0 पॉइंट कितना था, मैम पहले आपको वहां मल्टीप्लीकेशन करना ना, बोर्ड मास तो लगाओगे, ये गड़बड़ मत कर देना यार, ये 1 में से पहले माइनस मत कर देना, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है फाइनल। सब नलायक हो तुम सबने, भाई टेंशन मत दो ऐसे मैथ्स में मुझे, बोर्ड मास पढ़ा है ना बचपन में, पहले ब्रैकेट तो ओपन कर लो अंदर वाला, पहले माइनस कर रहे हो। 5 7 ऋतिक भाई 7.14 थोड़ी आएगा यार भाई, 1 अपॉन में 0.44 कितना आता है, 2.27, ये आएगा भाई। आपने मुझे लग रहा है वही माइनस वाली गलती कर दी भाई, ये माइनस नहीं करना, पहले पहले अंदर का ब्रैकेट करो सॉल्व, उसे 0.8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 में से माइनस करो। अब देखो जैसे ये वाला है, अब इसमें क्या करोगे, पहले वो अंदर ब्रैकेट वाले बीच वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहां पे 1 माइनस ये कितना होगा 0.8 इंटू 0.7 प्लस 0.1, अभी भी अंदर के वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन करो पहले, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.56 प्लस 0.1, अभी आएगा 1 माइनस, अब इसे सॉल्व कर लो, 0.44 प्लस 0.1 0.54 कितना आ रहा है 1.85, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ऋतिक भाई अपनी गलती देखना, पहले का 5 आया है, दूसरे का ये आया है, तीसरे का ये आया है, क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा पहले बताओ मल्टीप्लायर भी क्लियर है, बस बेटा इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है नेशनल इनकम। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल, और कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमारे मेजॉरिटी में वैसे तो 5 चैप्टर बचे, बट मेजॉरिटी में 3 चैप्टर बचे, 2 चैप्टर तो एक एक क्लास के, ठीक है। तो अभी मैं कराऊंगा अगले चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, फटाफट से एकदम थ्योरी है, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना के रखे हो चैप्टर के, तो आपको टेंशन नहीं होगी। 10 नंबर सबसे इजी, 10 नंबर अगर मुझे पूरे सिलेबस में लगते हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी है, कोई कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये वाली पॉलिसी कब आई, ये वाली पॉलिसी क्या थी, इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में क्या नहीं था, ठीक है। तो 10 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास कल, और कल इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो जी बाय बाय।